बेनीपट्टी के बसैठ चांदपुरा में एसके चौधरी शिक्षा न्यास के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में शुक्रवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा स्वास्थ्य सह मेगा एग्री एक्सपो का उद्घाटन फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। बिहार के राज्यपाल सड़क मार्ग होते हुए निर्धारित समय पर चांदपुरा के कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे, जहां पुलिस के द्वारा उन्हें सलामी दी गई। जिसके बाद राज्यपाल ने न्यासी डॉक्टर संत कुमार चौधरी के दिवंगत पिता स्वर्गीय भवनाथ चौधरी के आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। राज्यपाल के मंच पर पहुंचते ही राष्ट्रगान से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, जिसके बाद महादेव स्तुति और महाराष्ट्र के लोकगीत लावण्या पर कलाकारों ने भाव नृत्य किया, जिस पर लोगों ने कलाकारों को सराहा। इस दौरान कृषि पर आधारित पुस्तक का विमोचन राज्यपाल समेत अन्य गण्यमान्य लोगों ने किया। राज्यपाल को कार्यक्रम के दौरान मखाना के माला व पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। राज्यपाल के साथ पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कामेश्वर सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आईएएस हुकुम सिंह मीना को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राज्यपाल के आगमन को लेकर सुबह से ही बसैठ में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। बसैठ चौक पर पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद थे। वहीं चौक से कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पुलिस बलों से पटी हुई थी। जगह जगह पुलिस के साथ अधिकारी तैनात दिखे। वहीं केंद्र में आने जाने वाले लोगों की जाँच होती रही। जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिल रही थी। इधर केंद्र के अंदर परिसर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा। इस दौरान मधुबनी की जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार, एसडीओ मनीषा, डीएसपी नेहा कुमारी, फुलपरास डीएसपी सुधीर कुमार, जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार, बेनीपट्टी डीसीएलआर राजू कुमार, सीईओ एसएचओ गौतम कुमार सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए इस दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने क्या कुछ कहा। मुझे कितनी देर बोलना है यहाँ? आप सबको तो भूख लगी होगी ना, मुझे भी भूख लगी है, तो हम समदुखी हैं एक दूसरे के। और मैं इसीलिए आपका दर्द समझ सकता हूँ और थोड़ी ही समय में मेरी बात रखने का प्रयास करूँगा। यहाँ आज और कल और परसों जो कार्यक्रम होने वाले हैं, हम सबके लिए विशेष हैं। डॉक्टर संत कुमार जी ने एक विशेष प्रयास यहाँ किया है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को हम सबके सामने रखें और हमारे इस इलाके के, मिथिला के सभी लोग इसको अपनाएं। मिथिला नगरी जो है, इसकी विशेषता मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र से जुड़ी हुई ये नगरी, जिसका अभी प्रभु रामचंद्र अपने आवास में रहने के लिए 22 जनवरी को गए, तो स्वाभाविक रूप से मिथिला को भी आनंद हुआ होगा। और आप सब ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, और मैं भी खुद को भाग्यशाली समझता हूं, मानता हूं कि बिहार में रहने के कारण, बिहार का राज्यपाल बनने के कारण, दूर से क्यों न हो, लेकिन प्रभु रामचंद्र की अयोध्या नगरी से मैं भी आपकी तरह जुड़ा हुआ हूं। मेरा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसे इस मिथिला नगरी में किसानों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसी एक सोच लेकर पिछले कुछ वर्षों से मेरे मित्र डॉक्टर संत कुमार जी यह एक प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयासों का फल भी हमको आज दिखने को मिल रहा है। हमारे इस देश में किसानों की बहुत बड़ी सराहना होती है। हम उनको सराहते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम काम होता है। हमेशा इस देश की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिकी है, हम भाषणों में सुनते हैं हमारे नेताओं के कि हमारा किसान है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वो मजबूती से रीढ़ बननी चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान हमारे दुर्लक्षित रहे हैं। उनके यहाँ जितना आवश्यक था उतना ध्यान हमने कभी भी नहीं दिया। यह भी वास्तविकता है, इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि किसान हमारे रीढ़ है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि की अर्थव्यवस्था है।
कृषि मंत्री रह चुके यहाँ हुकुमदेव नारायण यहाँ हमारे साथ हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से इसके ओर हमारे किसी भी सत्ता में रहे हुए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। परंतु अभी परिवर्तन आ रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। किसानों के लिए केवल भाषण नहीं हो रहे हैं, अभी उनके लिए कुछ काम करने की आज की तारीख है, आज का समय आ गया है। इसको समझकर पिछले कुछ वर्षों से यहाँ प्रयास हो रहे हैं। किसान ऐसे इस क्षेत्र में, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, आदरणीय संत कुमार जी ने भी कहा, उसको दोहराया कि आज की टेक्नोलॉजी जो है उस तकनीक को अपनाते हुए हमारी पारंपरिक खेती जो है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पारंपरिक खेती को हम कैसे अपनाएंगे, जिसे हम प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग जो है, जो प्राकृतिक खेती है, वो हमारी पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है इससे जुड़ी हुई है। क्या हम इसको अपना सकते हैं? पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि रासायनिक खाद के कारण, रासायनिक उर्वरक के कारण हमारी जमीन की जो एक योग्यता थी उसमें कमी आने लगी है। हमारा भू सुधार का कार्यक्रम जो था अपने भूमि का, उसमें कमियां आने लगी। हमको लगने लगा कि हम रासायनिक खाद का उपयोग करके हमारा उत्पाद बढ़ेगा। शुरू में लगा भी ऐसे हमारे हमको रिजल्ट्स में मिलने लगे, परंतु कुछ काल के बाद हमको लगने लगा, हम तत्पर हैं, अभी देख सकते हैं, इसके रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं कि हमारी खाद, इस खाद के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण हमारी भूमि की, हमारे जमीन का स्तर नीचे गिरने लगा है, क्वालिटी अब बची नहीं है। तो इसमें उत्पादन कैसे आएंगे? हमको फिर एक बार हमारी प्राकृतिक और पारंपरिक खेती का विचार करने की आवश्यकता है। ये पारंपरिक या प्राकृतिक खेती होती क्या है? हम सबको अपनाने की आवश्यकता है, ऐसे सभी लोग कहते हैं, लेकिन होता क्या है ये प्रकरण? हमको इसको समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है पारंपरिक खेती या प्राकृतिक खेती का अगर सरल शब्दों में उसका अगर हम कुछ विवरण करें, उसकी अगर हम व्याख्या करें, तो इतना ही है कि हमारे जंगलों में जो पेड़ उगते हैं उसको क्या चाहिए? उसको हवा चाहिए, उसको पानी चाहिए और उसको जमीन चाहिए। बस भूमि चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। उन पेड़ों को जाकर हम कभी खाद नहीं देते, उन पेड़ों को जाकर कभी हम उर्वरक नहीं देते, परंतु ये पेड़ सभी इतने ऊंचे होते हैं, इतने सशक्त होते हैं, काटने पर भी हम काट नहीं सकते, इतने मजबूत होते हैं। इसी तत्व को अगर हम अपनाएंगे हमारे खेती के लिए, हवा है, पानी है और भूमि है, जमीन है, इसी को अपनाने की आवश्यकता है। बाहरी उर्वरकों की आवश्यकता ही क्या पड़ती है? रासायनिक खतों के कारण, रासायनिक खाद के कारण हमारी भूमि की क्वालिटी जो है, स्तर है, वो नीचे जाने लगा है। पिछले अनेक वर्षों की जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स हमको यही बताते हैं। इसलिए हमारी पारंपरिक खेती जो है, जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, उसको अपनाने की आज की तारीख में आवश्यकता है। हम इसको अपनाएंगे, ऐसा सोचकर ही हमको यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक खेती जो है, प्राकृतिक खेती, उसमें लगभग 27% लागत कम लगती है। 27% लागत, यानी जो हम लागत इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खपत करते हैं,
उसमें 27% कम लगते हैं और 58% हमारा उत्पन्न बढ़ता है, उत्पाद बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों ने इस पर अपना कुछ रिसर्च किया है वो कहते हैं कि 27% लागत कम लगेगी और 58% हमारे उत्पाद ज्यादा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमको जिनका उल्लेख यहाँ बार बार किया गया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। कैसी होगी? उनको लगता है कि हमारे किसान अगर प्राकृतिक खेती का अगर कुछ उसमें प्रावधान करें, उसकी योजना करें, तो हमारी आय दुगनी हो सकती है। प्राकृतिक खेती के लिए बस हमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। एक हमारे घर में एक देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय, बाहर की गाय नहीं। जो बाहर के गाय का दूध हम पीते हैं आज, उनसे बहुत सारे क्या नुकसान होता है मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं। परंतु देसी गाय का अगर दूध पीते हैं, उसका मूत्र जो होता है उसका उपयोग करते हैं, गोबर जो है उसका अगर उपयोग करते हैं और उसको हम खाद के रूप में हमारे खेती में डालते हैं, तो वहां के अपने भूमि का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये आज के विज्ञान ने हमको बताया है। हम इसको दरकिनारे क्यों करते हैं पता नहीं। आवश्यकता यह है कि हमको इसके ऊपर ध्यान देने की, कि जो हमारी प्रकृति ने हमको दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने पारंपरिक रूप से हमको दिया है, उसको हम क्यों अपनाते नहीं? अपनाने की आवश्यकता है। गोमूत्र हो, गोबर हो, इन सब से और कुछ यहाँ बिखरा हुआ कचरा है, उसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जीवामृत बन जाता है। जो खाद होता है वो हमारे खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसको हमको अपनाने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा किसान आज जो कर्ज में, हमारे ऋण में फंसा हुआ है, वह किसान इसमें फंसेगा नहीं। क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको वो फॉस्फेट चाहिए, हमको यूरिया चाहिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उसके लिए हम पैसे देते हैं और अपनी सरकार इसके लिए हमको सब्सिडी भी देती है। इसके बावजूद हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता। उत्पाद बढ़ाने का यह उपाय बहुत ही साधा सरल उपाय है कि हमारी खेती प्राकृतिक और निसर्गता जो होती है उसके आधार पर और पारंपरिक आधार पर होनी चाहिए। इसी पद्धति से होनी चाहिए। मैंने इस पर थोड़ा सा एक शोध किया है, मैंने इसको पढ़ा है, जाना है और काम किया है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। जब पारंपरिक खेती का अनुभव मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला, हिमाचल प्रदेश में वहाँ गवर्नर था मैं, उस समय पारंपरिक खेती का वहाँ की सरकार ने अपनाया था। SPNF कहते हैं उसको, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। जो नेचुरल फार्मिंग जो है उसको वहां अपनाया गया। लगभग 1.5-2 लाख वहां के किसान इस पद्धति को अपनाए हुए हैं। 1.5-2 लाख किसान। वहां के एक कार्यक्रम में मैं गया था। मैं आपको मेरा अनुभव बता देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा घड़ी के अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।